दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। जगदीश चंद की गाड़ी एक होटल पर जाकर रुकी। हरदेव के साथ वो रूम नंबर 22 में गए। रूम खोलते अंदर कोई उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। ओह, तो तुम हमारे पहले ही यहाँ आ गई हो, जगदीश चंद ने मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मोनाली ने गुस्से से पूछा। थोड़ा सब्र करो मोनाली, पापा बता रहे हैं, हरदेव ने शांति से बोला। तो मोनाली, क्या हाल चाल है? हाल चाल तुम पूछो ही मत। तुम्हारी वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है ये तुम जानते भी हो। मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया है तुमने। तुम दोनों की वजह से मुझे छुप छुप के फिरना पड़ रहा है। मोनाली फिर से गुस्से के साथ बोली। मोनाली, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हें छुप कर इसलिए फिरना पड़ रहा है कि तुमने किडनैपिंग की थी और हमने तुम्हें ऐसा करने से नहीं कहा था, समझी? सो हम पर चिल्लाना बंद करो, हरदेव थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला। यू सेड अप। तुम दोनों ने ही मुझसे हेल्प मांगी थी अनिरुद्ध को बर्बाद करने के लिए। ओह वाह, मतलब तुम्हारा कोई स्वार्थ ही नहीं था, है ना? तुम भी यही चाहते थे, इसलिए तुमने हमारी मदद की। तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा है? ये छोड़ो और ये बताओ कि मुझे इस वक्त यहाँ इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? तुम जानते थे ना मैं दिल्ली में नहीं थी, फिर भी क्योंकि इस बार भी हमें तुम्हारी मदद चाहिए, जगदीश चंद ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा। मैं तुम दोनों को क्या कोई गुंडी लगती हूँ? मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। एक तो पहले से ही उन सब की वजह से मेरा बिजनेस लॉस में चला रहा है। मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। उन सब की वजह से तुम्हारा इतना नुकसान हुआ और फिर भी तुम उन सब से बदला लेना नहीं चाहती। जगदीश चंद मोनाली को उकसा रहे थे। मेरा तो जी चाहता है कि मैं उन सब को अभी बर्बाद कर दूं, पर इस वक्त मैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ऐसा किसने कहा? तुम हमारा साथ दो, हम मिलकर उसे हराएंगे, हरदेव थोड़ा कॉन्फिडेंट के साथ बोला। तुम जानते भी हो कि वो लोग कितना आगे पहुंच चुके हैं। अभी अभी तो जेल से बाहर आए हो। कुछ पता भी है तुम्हें उन सब के बारे में? मोनाली गुस्से से बोली। इसलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं मोनाली। हम जानते हैं कि तुम्हें उनके बारे में सब पता होगा। तुम उन पर नज़र ज़रूर रखती होगी। मोनाली यह सुनकर गुस्से से उन दोनों को घूरने लगी। तुम दोनों को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि उस अनिरुद्ध ने हम सबको कितना पीछे छोड़ दिया है। 1 महीने पहले एशिया की सबसे ज़्यादा अर्नेस्ट कंपनी में ओबराय पहले नंबर पर थी और अब तो करण भी उनका पार्टनर बनने वाले हैं। मैंने सुना है कि ओबराय मल्होत्रा और शर्मा पार्टनरशिप में काम करने वाले हैं। क्या? तो उनको हराना बहुत मुश्किल है, जगदीश चंद ने गंभीरता से कहा। सही कहा, वो तीनों दोस्त अब एक होकर बिजनेस करने वाले हैं और अब उन तीनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। हमें उनको पहले कमज़ोर बनाना होगा, हरदेव ने कुछ सोचते हुए कहा। वैसे वो कैसे करोगी तुम? मोनाली ने आश्चर्य के साथ पूछा। हरदेव, अनिरुद्ध ने से संजना और उसके बच्चे को छीनकर। हरदेव शैतानी हंसी के साथ बोला। यह सुनकर मोनाली हंसने लगी। तुम अब भी उस संजना के बारे में सोच रहे हो? जानते हो ना उसका अंजाम क्या हुआ था? तुम जानते नहीं कि संजना और उसके बच्चे तक पहुंचने से पहले तुम्हें अनिरुद्ध का सामना करना पड़ेगा। वो तुम्हें टिकने भी नहीं देगा, मोनाली हंसते हुए बोली। तुम किसकी तरफ हो मोनाली? हरदेव ने गुस्से से कहा। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, समझे? पापा चलो यहाँ से, ये हमारे किसी काम की नहीं, हरदेव ने गुस्से से कहा और जाने लगा। रुको हरदेव, सबसे ज़रूरी बात तो सुनते जाओ। मोनाली की आवाज़ से हरदेव रुक गया। मुझे यहाँ तक की खबर मिली है कि अनिरुद्ध, करण और सौरभ तीनों साथ में मिलकर गवर्नमेंट के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं जो इस 15 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। कौन सा प्रोजेक्ट? जगदीश चंद गुस्से से हाथ टेबल पर मारते हुए चिल्लाए। वो तो मैं नहीं जानती, उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं है। वो तो सिर्फ वही जानते हैं। ये हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए, मैं आपकी इस बार तो हेल्प करने नहीं वाली हूँ, पर मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो वो लोग करने वाले हैं। इसलिए मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प कर सकती हूँ। बात घुमाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ कि तुम क्या मदद कर सकती हो, हरदेव ने इरिटेट होकर कहा। मैं किसी को जानती हूँ जो आपकी मदद कर सकती है और
आप तक उनकी सारी खबर पहुंचा सकती हैं। कौन है वो? मोनाली ने अपना फ़ोन निकाला और वैशाली की फ़ोटो जगदीश चंद और हरदेव को दिखाई। वैशाली मल्होत्रा, ये लो नंबर, और उसका फ़ोटो शुक्रिया बोलकर जगदीश चंद और हरदेव वहाँ से चले गए। इस तरफ ओबराय मैंसन में अगले दिन होने वाली संजना की गोद भराई की तैयारियां हो रही थीं। संजना झूले पर बैठी हुई थी और हंसती हुई किंजल, मीरा और अंजलि से बातें कर रही थी। अनिरुद्ध संजना को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। संजना कितनी खुश है ना? करण ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। करण की आवाज़ से अनिरुद्ध का ध्यान उस पर गया। हाँ करण, जब संजू को खुश देखता हूँ तो सुकून सा महसूस होता है, पर साथ में डर भी लगता है कि कहीं इन खुशियों को फिर से किसी की नज़र ना लग जाए। अनिरुद्ध मायूस सा हो गया था। हम हैं ना साथ में, तुम तीनों पर किसी की नज़र नहीं लगने देंगे, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर अनिरुद्ध करण के गले लग गया। जानता हूँ जब तक मेरे दोस्त मेरे साथ हैं हमें कुछ नहीं हो सकता, पर पता नहीं कुछ अनजाना डर लग रहा है। तुम फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा, कल सब ठीक होगा। वैसे अब हमारा सपना सच होने वाला है। अनिरुद्ध बोला ही था कि वहाँ सौरभ आ गया। कैसा सपना? सौरभ ने आते ही कहा। याद है जब हम कॉलेज में थे तब हमने तय किया था कि हम तीनों मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और देखो ये सच होने वाला है। हाँ, और इस 15 अगस्त को उस बड़े प्रोजेक्ट के साथ हम तीनों साथ में अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे, करण ने कहा। और इस बार हम तीनों को बिजनेस में कोई नहीं हरा पाएगा, सौरभ ने खुश होते हुए कहा। सौरभ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अनिरुद्ध और करण भी उसका हाथ पकड़ लिया। ये दोस्ती हम मरते दम तक निभाएंगे, सौरभ बोला। ये दोस्ती हम कभी नहीं टूटने देंगे, करण बोला। दोस्त हैं तो जिंदगी है, अनिरुद्ध ने बोला, और तीनों दोस्त एक दूसरे के गले लग गए। संजना और बाकी लड़कियां इन तीनों दोस्तों को देख रही थी। हे भगवान, इनकी दोस्ती को ऐसे ही बनाए रखना, संजना में मन में प्रार्थना करते हुए कहा, और फिर मुस्कुराने लगी। किंजल जा तो वो फूलों की टोकरी लेके आ, तो रागिनी जी ने वहाँ आते हुए कहा। किंजल फूलों की टोकरी लेके आ ही रही थी कि वो करण से टकरा गई और सारे फूल उछलकर उन दोनों पर गिर गए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। किंजल ने तुरंत अपनी नज़र करण से हटाई और फूल इकट्ठा करने लगी। करण उसे देख रहा था। वो पहली वाली किंजल को मिस कर रहा था। इतने महीनों तक किंजल और करण ठीक से बात नहीं करते थे। करण जब भी कोई बात करने जाता, किंजल उसका जवाब देकर ऐसे ही नज़रें फेर लेती। किंजल जा ही रही थी कि करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। किंजल, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। जब से तुमने वो बात की थी तब से लेकर आज तक तुम मुझसे ठीक से नज़रें भी नहीं मिला पा रही हो। फ़ोन में भी काम से ज़्यादा कोई बात नहीं करती हो। मेरे घर पे आती नहीं हो। मैं आता हूँ तो तुम काम से बाहर चली जाती हो। क्या हुआ है, मुझे बताओगी? करण थोड़ा गुस्से से चिढ़ता हुआ बोला। यह सुनते ही किंजल की आंखें बहने लगी। आई एम सॉरी किंजल, पर मैं वो पहले वाली किंजल को बहुत मिस करता हूँ। यार कुछ तो कहो मुझसे, मुझे बहुत बिल्कुल ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी करण, पर मैंने तुम्हें उस दिन जो कहा था उसके बाद मैं तुमसे बात ही नहीं कर पा रही। मुझे लगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये जानकर तुम मुझसे दोस्ती भी तोड़ दोगे और मुझे तब बहुत हर्ट होगा। इसलिए मैंने सोचा अगर मैं ही धीरे धीरे तुमसे बात बंद कर दूँ तो इतना हर्ट नहीं होगा। ये बोलते हुए किंजल रोने लगी। किंजल, किसने कहा कि मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूँगा? क्या मैंने तुमसे कुछ कहा था ऐसा? नहीं तो फिर क्यों ऐसे अपने आप ख्यालात पाल लेती हो? आकर एक बार मुझसे बात नहीं कर सकती थी? आई एम सॉरी। देखो किंजल, मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे प्यार कर पाऊँगा या नहीं, पर हमारी दोस्ती मैं कभी नहीं तोड़ूँगा, समझी? यार अब तुम मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हो। हमारा एक बॉन्ड बन चुका है और ये रिश्ता मुझे अच्छा लगता है। मैं खुश रहता हूँ तुम्हारे साथ, तुम सबके साथ, और इसे कभी खोना नहीं चाहता हूँ, समझी? किंजल ने सिर हिलाते हुए कहा। अब कोई ऐसा पागलपन मत करना, समझी? मुझे वो पहली वाली किंजल ज़्यादा पसंद है जो मुझसे लड़ती है, गिरती रहती है, थोड़ी सी नकचड़ी है पर अच्छी है। करण ने एक आंख बिंग करते हुए कहा और किंजल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चलो अभी ये फूलों को
कौन समेटेगा, बोलकर करण फूल टोकरी में डालने लगा और किंजल स्माइल करती हुई सिर्फ करण को देखती रही। फिर किंजल वहाँ से चली गई। करण खड़ा होकर किंजल की बातों के बारे में सोच रहा था। क्या हुआ करण, क्या सोच रहे हो? अनिरुद्ध की आवाज़ से करण अपने ख्यालों से बाहर आया। कुछ नहीं, किंजल के बारे में सोच रहा था। क्या हुआ किंजल को? अनिरुद्ध को बता ही देता हूँ, उससे छुपाना सही नहीं है, करण ने मन में ही कहा। अब बोल भी। करण ने सारी बात अनिरुद्ध को बताई, सिवाय ये कि वो दोनों बेंगलोर गए थे। ये तो मैं पहले से ही जानता था। मैं क्या, सब जानते थे कि किंजल तुझे पसंद करती है, सिर्फ तू ही गधा नहीं जानता था, अनिरुद्ध ने करण के सिर पर धीरे से मारते हुए कहा। करण, एक बात पूछूं, तू किंजल के बारे में क्या फील करता है? किंजल, वो तो सिर्फ मेरी दोस्त ही है। सिर्फ दोस्त या दोस्त से बढ़कर? नहीं नहीं, दोस्त ही है। तो ये बता कि किंजल के तेरे साथ बात ना करने से तो इतना परेशान क्यों रहता है? तुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लगता है था? मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा। एक बात बोल, रात को जब सोता है या उठता है किसका ख्याल तुझे सबसे पहले आता है? करण कुछ बोला नहीं। किंजल का, सही कहा ना मैंने? हाँ यार, पता नहीं क्यों उसके बारे में सोचता रहता हूँ। मेरे भाई इसे ही तो प्यार कहते हैं। तो प्यार करने लगा है किंजल से? नहीं नहीं, कुछ भी। मोनाली के टाइम पर तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ था। करण, सॉरी यार, तो तूने कभी मोनाली से सच्चा प्यार किया ही नहीं। क्या मतलब? मतलब मोनाली तेरा सच्चा प्यार कभी थी ही नहीं। शायद अभी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, पर एक बार आंखें बंद करके किंजल के बारे में सोचना और फिर बताना कि तुम क्या फील करते हो, अनिरुद्ध ने कहा और वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह सब तैयार होकर अरेंजमेंट में लगे हुए थे। अनिरुद्ध, करण और सौरभ बैठकर फूलों की मालाएं बना रहे थे। पास में राजेश जी रेडियो पर पुराने गाने सुनते हुए सब गेस्ट की लिस्ट चेक कर रहे थे। तभी किंजल और मीरा लहंगे में तैयार होकर हाथों में रंगों की थाली लेकर सामने से आ रही थी। वो दोनों बहुत ही सुंदर लग रही थी। सौरभ का ध्यान उस तरफ गया तो वो उन्हें देखता ही रह गया। उसने करण को कोहनी मारकर उस तरफ देखने को कहा। करण ने भी जब किंजल को देखा तो वो उस पर से नज़र हटा ही नहीं पाया। दोनों बिना पलके झपकाए उन दोनों के देख रहे थे। किंजल और मीरा ने भी उन दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराए और फिर हंसते हंसते आपस में बात करते हुई रंगोली बनाने दरवाजे के पास बैठ गई। करण ने अनिरुद्ध के कहे अनुसार अपनी आंखें बंद की और उसे हंसती हुई किंजल दिखाई दी। अचानक उसकी धड़कनें तेज होने लगी। उसने अपने दिल पर अपना हाथ रख दिया और धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली। वो फूलों से माला बना रहा था पर उसका ध्यान किंजल की ओर ही था। तभी रेडियो में एक पुराना सा सुंदर सा गीत बजा। थोड़ी देर में संजना को तैयार करके झूले पर बिठाया गया और आगे की रस्म निभाई गई। अनिरुद्ध हर वक्त संजू के पास ही रहता था ताकि वो उसका ख्याल रख सके। अब तक फंक्शन में सब अच्छा ही हो रहा था। किंजल और करण पास में ही कुर्सी पर बैठकर सब रस्में होते हुए देख रहे थे। किंजल, तुमने आगे क्या सोचा है? करण ने स्पर्श ने किंजल नासमझी के भाव से उसे देखने लगी। मेरा मतलब है तुम्हारी वो ऐप की लॉन्चिंग के बारे में। हाँ, सोचा तो है मैंने। हमारी टीम ने 2 दिन बाद ऐप को लॉन्च करने का सोचा है। बस 2 दिन बाद ही। तो तब सब तैयारियाँ कैसी होंगी? वो सब हो गया है, मैंने सब पहले से ही सोच के रखा था और पार्टी के प्लेस से लेकर खाने के मेन्यू में क्या रखना है यह सब सेट है। नाइस यार, तुम अकेले ही यह सब कर दिया? नहीं, हमारी स्पॉन्सर कंपनी और हॉस्पिटल के मेंबर्स ने भी मेरी मदद की है। आखिर वो सब भी इस पार्टी का हिस्सा बनने वाले हैं। किंजल, तुम मुझसे भी तो कह सकती थी ना, आखिर मेरी कंपनी भी तुम्हारी इस ऐप के साथ काम करने वाली है। आई एम सॉरी करण, अब ऐसा नहीं करूँगी कभी। अब तो तुम हो ना मेरे साथ, फिर अब थोड़ा मुस्कुरा भी लो। किंजल की बात से करण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ संजना, अनिरुद्ध, सौरभ सबकी फेस देखने के लिए कि वो ये न्यूज़ सुनकर क्या रिएक्ट करेंगे। किंजल की आंखों में एक चमक सी थी। उसकी होठों की मुस्कुराहट करण को आकर्षित कर रही थी। किंजल बोलती ही जा रही थी और करण उसे बिना पलके झपकाए देख रहा था। करण, तुम सुन भी रहे हो क्या कह रहा हूँ?
अनिरुद्ध ने करण के चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा। तभी करण होश में आया। किंजल किंजल कहाँ गई? करण शौक होकर इधर उधर देखने लगा। वो अभी तो गई मेरे सामने, पर तेरा ध्यान कहाँ था? कुछ नहीं। करण का चेहरा ब्लश कर रहा था। अनिरुद्ध उसे देखकर हंसने लगा। पागल है तू पूरा। अब चल खाना खाने, हम सब तेरा वेट कर रहे हैं। हाँ चल, करण ने बोला और अपने माथे पर हाथ फेरते हुए चला गया। सबने साथ मिलकर लंच किया। लंच के बाद किंजल खड़ी हुई और उसने बोलना शुरू किया। सुनो सुनो सुनो, आपके सब के लिए एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट? पर किस चीज़ का? संजना ने हैरानी से पूछा। बताती हूँ संजू, तो सुनिए। आज से 2 दिन बाद होटल सिटी पार्क में आप सब के लिए एक सरप्राइज़ पार्टी है और आप सबको ठीक 5 बजे वहाँ पहुँचना है। इनविटेशन कार्ड आप सबके यहाँ पहुँच जाएगा। किंजल की बात सुनकर सब आपस में बातें करने लगे। अनिरुद्ध और संजना भी एक दूसरे की ओर देखकर इशारे में ही एक दूसरे से पार्टी के बारे में सवाल पूछ रहे थे। 1 मिनट किंजल, कहीं तुमने कोई लड़का पसंद तो नहीं कर लिया? और उस दिन तुम दोनों कहीं सगाई तो नहीं करने वाले हो ना? नहीं सौरभ, और तुम प्लीज़ अपने मन से यह सब मत बनाओ, सबको उलझन में डाल दोगे। तुम बस चुप रहो और पार्टी में आ जाना, सब समझ आ जाएगा। किंजल ने कहा। वो वहाँ से जाने लगी। किंजल ने पीछे करण भी खड़ा होकर जाने लगा। रुको करण, अनिरुद्ध और सौरभ ने करण के पास आकर कहा। हाँ बोलो, हमें पता है कि तू किंजल की सरप्राइज़ के बारे में जानता है, तो प्लीज़ यार बताना। सौरभ ने करण का हाथ पकड़ कर कहा। नहीं यार, मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। झूठ मत बोल, हम जानते हैं कि किंजल तुझसे तो कुछ छुपा ही नहीं सकती। अनिरुद्ध की बात सुनकर करण उसे घूरने लगा। ठीक कहा, मैं जानता हूँ, पर आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। सो तब तक के लिए बाय, और मुझे अब पूछने के लिए कॉल मत करना, ठीक है ना सौरभ? बोलकर करण भी चला गया। अनिरुद्ध और सौरभ मुँह बिगाड़े उसे जाते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद वैशाली भी सबसे छुपती हुई घर से बाहर निकल गई। उसकी गाड़ी जगदीशन और हरदेव जिस होटल में ठहरे थे वहाँ जाकर रुकी। वैशाली ने रिसेप्शन पर जाकर जगदीशन का नाम दिया। तभी वहीं पास से अनिरुद्ध का एक दोस्त विमान गुजर रहा था, तो उसकी नज़र वैशाली पर गई। ये तो अनिरुद्ध की चाची हैं, पर ये यहाँ अकेली किस से मिलने आई हैं? वो सोच में पड़ गया। वैशाली के जाते विमान तुरंत रिसेप्शन पर गया। एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आप बता सकते हैं कि अभी जो लेडी यहाँ आई थी वो किससे मिलने आई थी? सॉरी सर, पर हम ऐसे ही किसी की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। उस लड़की ने कहने से मना कर दिया था। ठीक है बोलकर विमान वहाँ से चला गया। वैशाली और जगदीश चंद आमने सामने खड़े हुए थे। आप अनिरुद्ध की चाची होकर भी उससे इतनी ज़्यादा नफरत करती होंगी, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। जगदीश चंद एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोले। मैं उसकी कोई सगी चाची नहीं हूँ, और हाँ, उससे नफरत करने में मेरे पास बहुत सारे रीजन हैं। ये नफरत सालों पुरानी है और ये कभी भी मिटने वाली नहीं है। ओह, अब समझ में आया। बहुत सालों पहले जिसने हमें फ़ोन करके अनिरुद्ध के प्लान के बारे में बताया था, वो आप ही थी ना? हाँ, वो मैं ही थी। मैंने ही तुम्हारे लोगों को घर में सबसे बचकर एंट्री दिलाई थी, ताकि वो लोग उस अनिरुद्ध का काम तमाम कर सके। पर अफसोस, वो अभी मेरी ज़िंदगी में सनी की तरह मंडरा रहा है। वैशाली के चेहरे पर खींच थी। आप इस बार हमारा साथ दीजिए, हम साथ मिलकर उसी दिन की तरह उसे ख़त्म कर देंगे, और इस बार हमेशा के लिए। और फिर संजना मेरी होगी। हरदेव ने जगदीश चंद की बात को बीच में काटते हुए कहा। पर मैं तुम लोगों का साथ क्यों दूँ? अगर पहले की तरह तुम दोनों पकड़े जाओगे तो साथ में मैं भी पकड़ी जाऊंगी। मैं अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपने प्लान की किसी को भनक भी नहीं लगने देंगे। और तुम सोच लो, अगर हम कामयाब हो गए तो अनिरुद्ध की सारी प्रॉपर्टी तुम अपने नाम करवा सकती हो। यह सुनते ही वैशाली सोच में पड़ गई। एक बार ये अनिरुद्ध और संजना मेरे रास्ते से हट जाएं, फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। इससे पहले कि अनिरुद्ध, सौरभ और करण तीनों की कंपनी एक हो जाए, मुझे अनिरुद्ध के शेयर अपने नाम करवाने होंगे। वैशाली मन ही मन सोच रही थी। बोलो, तो क्या सोचा है तुमने? ठीक है, बोलो मुझे क्या करना है?
जगदीश ने अपना प्लान वैशाली को समझाया। अब बस हमें यह प्लान कब एक्सिक्यूट करना है वो तय करना है। हरदेव ने आगे कुछ सोचते हुए कहा, 2 दिन बाद होटल सिटी पार्क में एक बड़ी पार्टी है, वो जगह सही रहेगी। पार्टी पर किसकी? जगदीश हैरानी के साथ बोले। संजना की बहन किंजल ने कोई सरप्राइज पार्टी रखी है और उस वक्त हम अपने प्लान पर काम कर सकते हैं। मोनाली की बात सुनकर जगदीश चंद और हरदेव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और एक बात सुनो, तुम ये पता लगाने की कोशिश करो कि अनिरुद्ध और उसके दोस्त गवर्नमेंट के साथ कौन से प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। ठीक है, पर आप इतनी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 15 अगस्त तक अनिरुद्ध बचेगा तो ये प्रोजेक्ट होगा ना, और अगर होगा तो वो प्रोजेक्ट मैं साइन करूँगी। वैशाली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली। ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रही है, ऐसे में ये हमारा काम भी बिगाड़ सकती है। इसे अपना पूरा प्लान बताना सही नहीं होगा। मुझे प्लान में कुछ चेंजेस करने होंगे। जगदीश चंद मन ही मन सोचने लगा। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। जगदीश चंद के कहने के बाद वैशाली वहाँ से चली गई। अनिरुद्ध अपने कमरे में कुछ देर के लिए आराम कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर इंस्पेक्टर रघुवीर का नाम फ्लैश होने लगा। अनिरुद्ध की आंख फ़ोन की रिंग की वजह से खुल गई। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। सुनो अनिरुद्ध, जगदीश चंद और हरदेव कल ही जेल से रिहा हो गए। क्या? अनिरुद्ध अपनी जगह से एकदम खड़ा हो गया। कैसे? वो इतनी जल्दी कैसे छूट सकते हैं? जेल में उनके अच्छे बर्ताव से वो जल्दी छूट गए होंगे शायद। ठीक है, थैंक यू। अनिरुद्ध ने फ़ोन रखा। उसके चेहरे पर टेंशन की लकीर खींच आई थी। तभी अनिरुद्ध के फ़ोन पर विवान का कॉल आ रहा था। हाँ विवान, बोलो। अनिरुद्ध, तुझे कुछ बताना था। हाँ बोलना। वो तुम्हारी चाची है ना, वैशाली चाची? हाँ, तो वो भी ब्लू प्लाजा होटल में आई थी क्या? पर वो कुछ घंटे पहले तो यही थी हमारे साथ। वो अभी 1.5 घंटे पहले ही आई थी और अभी मैंने उसको यहाँ से बाहर जाते हुए देखा है। कोई था उनके साथ? नहीं, वो शाल ओढ़कर अपना चेहरा छिपा रहे थे, इसलिए मुझे अजीब लगा और तुझे फ़ोन कर दिया। सही किया तूने, थैंक्स यार, इट्स माय प्लेजर। अनिरुद्ध की परेशानी वैशाली ने और बढ़ा दी थी। अब चाची, आपने कोई भी साजिश रची तो मुझसे भोलेनाथ की कसम मैं आपको पुलिस के हवाले करने में जरा सी भी देर नहीं करूँगा। अनिरुद्ध गुस्से से बोला और बाहर चला गया। अनिरुद्ध ने अपने एक दोस्त जय को फ़ोन किया, जो एक पुलिस ऑफिसर था। जय, मेरी बात सुनो, जगदीश चंद और हरदेव कहाँ हैं ये पता लगाओ, और पता लगते ही मुझे फ़ोन करना। ठीक है अनिरुद्ध, मैं अभी पता लगाता हूँ। जय ने फ़ोन काटा और अपने काम में लग गया। अनिरुद्ध ने तुरंत करण, सौरभ, किंजल और मोहित को कॉन्फ्रेंस कॉल किया। आप सब लोग इस वक्त मेरे ऑफिस आ जाइए, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं। पर अनिरुद्ध, हम घर पे ही आ सकते हैं ना? संजना को वहां तक आना नहीं, किंजल ने कहा। नहीं किंजल, ये बात हम घर पर नहीं कर सकते, और संजू नहीं आ रही है। हम उसे इन सब से दूर रखें, यही बेहतर होगा। पर बात क्या है? करण ने चिंतित स्वर में पूछा। करण, मैं वहाँ आकर सब बताता हूँ, बोलकर अनिरुद्ध ने फ़ोन काटा और गाड़ी लेकर चला गया। इन सब से अनजान संजना आराम से सो रही थी। उसे आने वाले इस खतरे का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था। अनिरुद्ध की ऑफिस में इस वक्त माहौल बहुत गंभीर था। अनिरुद्ध की बात से सब टेंशन में आ चुके थे। तो अब हमें क्या करना है? मोहित ने गंभीरता से कहा। मोहित, एक बार हमें पता चल जाए कि जगदीश चंद और हरदेव कहाँ हैं, फिर हम आगे क्या करना है ये सोचते हैं। पर हमें अभी से वैशाली चाची पर नज़र रखनी होगी। ठीक है अनिरुद्ध, तो मैं वहाँ आ जाती हूँ, किंजल ने तुरंत कहा। नहीं किंजल, तुम्हें और भी काम होंगे और पार्टी की तैयारियाँ, इन सब में तुम नज़र नहीं रख पाओगी, करण ने किंजल को टोकते हुए कहा। आप सब कहो तो मैं ये काम कर सकती हूँ। इस आवाज़ से सबका ध्यान दरवाजे की ओर गया। मीरा, सब हैरानी। सौरभ हैरानी के साथ बोला। हाँ, वो मैं तुमसे मिलने आई थी और यहाँ आकर मैंने आपकी सब बातें सुनी। मीरा, क्या सच में तुम कर पाओगी? अनिरुद्ध ने मीरा के पास आते हुए कहा। हाँ अनिरुद्ध, मैं संजू का ख्याल रखने के बहाने वहाँ आऊँगी, और सिर्फ कुछ ही दिन की तो बात है। ठीक है सौरभ, तो तुम घर में सबको बता देना कि मीरा संजू का ख्याल रखने कुछ दिन हमारे घर पर आने वाली है। हाँ मैं बोल दूँगा, और हम सब कोई भी बात संजू के सामने नहीं करेंगे।
अगर उसे पता चला तो वो परेशान हो जाएगी। उसकी हेल्थ के साथ कोई समझौता करना नहीं चाहता। ध्यान रखेंगे, सब ने कहा और फिर अपने अपने काम में लग गए। मीरा, तुझे आने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ सब है तो सही मेरा ख्याल रखने के लिए। नहीं संजू, तू आजकल ठीक से अपना ख्याल नहीं रख रही है। अब मैं तेरे लिए नहीं आऊँगी तो फिर कौन आएगा? मीरा, तू अनिरुद्ध को जैसे क्यों बात कर रही है? तू जानती है ना मैं लापरवाह नहीं हूँ। हाँ, पर फिर भी। और ये मत भूल, ये मेरा होने वाला ससुराल भी है। मैं जब चाहे यहाँ रुक सकती हूँ। मीरा ने हंसते हुए कहा। हाँ बेटा, तुम जब चाहे यहाँ हमारे साथ रुक सकती हो। आखिर अब ये तेरा भी परिवार है। अनुराधा जी ने मीरा और संजू के पास आते हुए कहा। देखा संजू, मीरा ने कहा और अनुराधा जी के गले लग गई। हाँ हाँ मीरा, मुझे भी अच्छा ही लगता है जब तू मेरे साथ होती है, पर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। इसमें परेशानी कैसे संजू? तुम जानती हो ना, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और दोस्ती में कोई तकलीफ़ नहीं होती, समझी? मीरा संजना और अनुराधा जी की बात ही कर रही थी कि वैशाली वहाँ पर आ गई। अभी शादी हुई नहीं और अभी से यहाँ डेरा जमा लिया, वैशाली ने मुँह बिगाड़ते हुए कहा। वैशाली की बात सुनकर मीरा के चेहरे पर से हंसी एक पल में गायब हो गई। वैशाली, ये क्या बोल रही? अनुराधा जी गुस्से से बोली। अरे सही तो कहा मैंने, ये ओबराय मैंसन से ज़्यादा धर्मशाला बन गई है। हर कोई यहाँ पड़ा रहता है, कभी किसी की बहन, कभी किसी के दोस्त या कभी रिश्तेदार। चाची, आप भी तो बहुत दिनों से इसी धर्मशाला में ही तो रहती हैं, है ना? संजू ने वैशाली को उल्टा जवाब देते हुए कहा। क्या मैं बाहर की हूँ? मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ ना। वैशाली के सब लड़खड़ा रहे थे। हाँ, पर क्या है ना, आप अक्सर जब लंदन से आती हैं तो ज़्यादा देर इंडिया रुकती नहीं, इसलिए मैंने कहा। मतलब इस बार तो ज़्यादा महीने हो गए, फिर भी आप यहीं हैं, वापस लंदन गई नहीं। और वो आपके फैशन डिजाइनर की जॉब का क्या हुआ? संजना ने अब तेज बिल्कुल निशाने पर ताक दिया था। वैशाली आज सुनकर बिल्कुल चुप हो गई। वो ये तो कह नहीं सकती कि लंदन में अब ना ही उसका घर है और ना ही जॉब। जॉब तो वो शुरू ही है, अब सब ऑनलाइन हो चुका है, तो मैं भी यहीं से ऑनलाइन अपना काम कर लेती हूँ। वैशाली ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। लो, हमारे बॉस का ही फ़ोन है, मुझे उनका कुछ डिज़ाइन भेजनी है, मैं अभी आता हूँ, वैशाली ने कहा और वो वहाँ से चली गई। संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चाची, कब तक हम सबको बेवकूफ़ बनाएंगी आप? संजना ने मन में कहा और मीरा की ओर देखा तो मीरा वहाँ पर नहीं थी। अरे ये कहाँ चली गई? संजना ने हैरानी के साथ आसपास देखने लगी। मीरा मौका देखकर वैशाली के कमरे में जाकर छुप गई थी। वैशाली कमरे में आई। हाँ बोलो, कहाँ आना है मुझे? ओके, पास वाले गार्डन में। ठीक है, अभी आती हूँ, पर ध्यान से कोई तुम्हें वहाँ देख न ले, वैशाली बोली और फ़ोन काट दिया। मीरा पर्दे के पीछे छिपकर वैशाली की बात सुन रही थी। वैशाली कुछ सामान लेकर रूम से बाहर चली गई। मीरा ने तुरंत अनिरुद्ध को फ़ोन लगाया। हाँ मीरा बोलो। अभी अभी वैशाली चाची के फ़ोन पर किसकी का फ़ोन आया था, उसने उसको पास वाले गार्डन में मिलने को बुलाया है। तुम एक काम करो मीरा, चाची के पीछे जाओ और पता लगाने की कोशिश करो कि वो किससे मिलने जा रही हैं। ठीक है, बोलकर मीरा भी पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई और वैशाली के पीछे जाने लगी। अनिरुद्ध इस वक्त जय के साथ था। अनिरुद्ध, ये देखो, जगदीश और अरदेव की लोकेशन मिल गई है। ये दोनों जेल से छूटने के बाद होटल ब्लू प्लाजा में ही रुके हुए हैं। हम तो चाची उनसे ही मिलने होटल गई थी। ये देखो सीसीटीवी फुटेज, और ये औरत जिसने साल ओढ़ी है वही तुम्हारी चाची हैं। जय ने वीडियो को स्टॉप करके अनिरुद्ध को दिखाया। जय, एक काम करो, इन दोनों पर कड़ी नज़र रखो, ये कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं। ठीक है, अनिरुद्ध ने अभी अपने ऑफिसर को भेज देता हूँ। आज ज़रूर वैशाली चाची इन दोनों में से किसी एक को मिलने जा रही होंगी। मुझे भी पार्क में जाना चाहिए, मैं मीरा को अकेले नहीं छोड़ सकता। मुझे उस हरदेव पर जरा सा भी विश्वास नहीं है, अनिरुद्ध मन में ही सोच रहा था। वो तुरंत पार्क के लिए निकल गया, पर वहाँ वैशाली और हरदेव आमने सामने खड़े हुए थे। मीरा कुछ दूर पेड़ के पीछे से उन दोनों का वीडियो बना रही थी। ये वो लोगों की फ़ोटो हैं जिसे तुम्हें पार्टी में अंदर लाने के लिए हमारी मदद करनी है। ठीक है, मैं अपना काम कर दूंगी, पर बदले में अनिरुद्ध बचना नहीं चाहिए।
तुम फिक्र मत करो, उसका सारा इंतजाम हमने कर दिया। हरदेव ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। बस एक दिन और फिर ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी सब मैं अपने नाम करवा लूँगी और संजना और उसका बच्चा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे। मीरा यह सब रिकॉर्ड कर रही थी, तभी उसके हाथ पर मधुमक्खी ने काट लिया। आउच! मीरा अनजाने में जोर से बोली। इस आवाज़ से हरदेव की नज़र तुरंत उस पेड़ की ओर गई। हरदेव धीरे धीरे उस ओर आने लगा। तभी किसी ने जोर से पत्थर हरदेव के पास वाले डस्टबिन पर मारा। हरदेव का ध्यान तुरंत उस डस्टबिन की ओर चला गया। पत्थर के ऊपर कागज़ लपेटा हुआ था। हरदेव अब उस कागज़ को देखने जाने लगा। तभी अनिरुद्ध ने मीरा को हाथ पकड़कर खींच लिया। चलो यहाँ से, अनिरुद्ध धीरे से बोला और मीरा को अपने साथ लेकर चला गया। हरदेव ने कागज़ देखा तो पूरा कोरा था, उसमें कुछ नहीं था। हरदेव ने गुस्से से वो कागज़ फेंक दिया और चला गया। मीरा, क्या पता चला? अनिरुद्ध ने गाड़ी चलाते हुए मीरा से कहा। पर मीरा चुप थी और डरी हुई लग रही थी। क्या हुआ मीरा? मीरा ने कांपते हुए हाथों से फ़ोन अनिरुद्ध को दिया। अनिरुद्ध ने एक और गाड़ी रोक दी और फ़ोन खोलकर वो वीडियो ऑन किया। वीडियो देख अनिरुद्ध की आंखें लाल हो चुकी थी, साथ में उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। चाची, आप इतना कैसे गिर सकती हैं? अनिरुद्ध ने गुस्से से कहा। अनिरुद्ध, कंट्रोल नहीं, आज चाची ने सारी हदें पार कर दी हैं। आज मैं चुप नहीं रहूँगा। अनिरुद्ध गुस्से में बोला और गाड़ी तेज चलाने लगा। मीरा को अनिरुद्ध का गुस्सा देखकर टेंशन होने लगी थी। उसने तुरंत सौरभ को टेक्स्ट कर दिया और वीडियो भी सेंड कर दिया। अनिरुद्ध ने घर आते ही गाड़ी रोकी और गुस्से में तेजी से अंदर की ओर चला गया। मीरा भी उसके पीछे चली गई। वैशाली अभी घर पहुंची नहीं थी। अनिरुद्ध सोफे पर बैठकर वैशाली के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में वैशाली आ गई। वैशाली ने अनिरुद्ध को बैठे हुए देखा और फिर अपने कमरे की ओर जाने लगी। रुको चाची, अनिरुद्ध ने चाची को पीछे से टोकते हुए कहा। वैशाली के कदम वहीं रुक गए। कहाँ गई थी आप? अनिरुद्ध कड़क आवाज़ में बोला। मैं बस यहीं टहलने गई थी। झूठ, सच सच बताइए चाची कि आप किससे मिलने गई थी? अनिरुद्ध पीछे से जोर से चिल्लाया। वैशाली अनिरुद्ध के गुस्से से कांपने लगी। अनिरुद्ध की आवाज़ सुनकर सब हॉल में आ गए। संजना भी हैरानी के साथ वहाँ पर आ गई, पर अनिरुद्ध का ध्यान सिर्फ वैशाली पर था। उसे उसके गुस्से के अलावा अभी कोई दिख नहीं रहा था। मैं वैशाली हकलाने लगी। मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ गई थी। आप परमेश्वर पार्क गई थी, वो भी हरदेव जगदीश चंद्र त्रिपाठी से मिलने। और इतना ही नहीं, कल भी आप होटल में उन दोनों से मिलने गई थी। हाँ और ना? अनिरुद्ध चिल्लाया। हाँ हाँ, वैशाली ने घबराते हुए कहा। संजना हैरान थी। जगदीश चंद्र हरदेव के बारे में सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके हाथ भी कांपने लगे। अनिरुद्ध, शांत हो जा, सौरभ ने अनिरुद्ध के पास आकर कहा। नहीं सौरभ, आज नहीं, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। इतने साल मैं चुप रहा पर आज नहीं। अनिरुद्ध ने सौरभ का हाथ हटा दिया। अनिरुद्ध, संजना। सौरभ ने उसे संजना की ओर घुमाकर कहा। अनिरुद्ध ने संजना की ओर देखा। उसकी डरी हुई आंखें, उसके आंखों से आंसू। एक पल में अनिरुद्ध का गुस्सा गायब हो गया। वो भूल ही गया था कि उसने ही कहा था कि जगदीश चंद्र और हरदेव की बात संजना को पता नहीं चलनी चाहिए, और आज उसने ही खुद संजना के सामने सब बोल दिया था। वो धीरे धीरे संजू के पास गया। आई एम सॉरी संजू, ये सच है कि जगदीश चंद्र और हरदेव छूट चुके हैं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा तुमसे। मैं ठीक हूँ अनिरुद्ध, तुम जाओ अपनी बात पूरी करो, संजना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अनिरुद्ध वैशाली के पास गया। जवाब नहीं देगी आप सबको? आप उनसे मिलने क्यों गए थे? वैशाली कुछ नहीं बोली। ये देखिए वीडियो। अनिरुद्ध ने वो वीडियो सबको दिखाए, वैशाली को भी। अब आपका क्या कहना है चाची? वैशाली यह सब देखकर जोर जोर से रोने लगी। मनीष को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया और मनीष ने आकर वैशाली के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मारा। सब मनीष चाचू के रिएक्शन से शॉक हो चुके थे। मनीष, ये क्या किया तूने? अखिल जी ने मनीष को डांटते हुए कहा। हाउ डे यू, मुझ पर हाथ उठाया तुमने? वैशाली एक हाथ अपने गाल पर रखकर गुस्से से बोले। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे के खिलाफ साजिश रचने की? वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो मेरा ही बेटा है वैशाली। तुमने उसे कभी अपना माना ही नहीं, पर मेरे लिए वो मेरे बेटे से भी बढ़कर ही समझी। आई एम सॉरी अनिरुद्ध, वैशाली ने जो किया इसके लिए मनीष हाथ जोड़ते हुए बोला। नहीं चाचू, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं अनिरुद्ध,
माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। मैंने आप सबसे एक बात छुपाई है, मनीष ने सिर झुकाए हुए कहा। मनीष की बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगे। अखिल भाई, भाभी माँ और मैं और वैशाली लंदन से यहाँ इसलिए आ गए थे क्योंकि वहाँ पर हमारा घर, जॉब सब चली गई थी। वैशाली जिस कंपनी में थी उन्होंने फ्रॉड किया था हमारे साथ। मनीष की आंखें बहने लगी थी। नहीं चाचू, फ्रॉड कंपनी ने नहीं, पर चाची ने आपके साथ किया है, अनिरुद्ध ने धीरे से कहा। वैशाली की घबराहट बढ़ गई थी। उसका राज मनीष के सामने आने वाला था। उसके हाथ पैर धुंधले लगे थे। क्या? मनीष हैरानी से बोला। चाची, आप सब बताते हैं या फिर मैं ही सबको बता दूं? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम अनिरुद्ध? मैं नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वैशाली घबराते हुए बोली। 1 मिनट। अनिरुद्ध ने अपने फ़ोन में डॉक्यूमेंट्स ओपन किए। ये देखिए चाचू, चाची ने खुद वो घर बेचा था और यह सब इन्होंने क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ। नहीं अनिरुद्ध प्लीज़, मैं तुम्हें सब बताती हूँ कि जगदीश और उनका बेटा क्या करने वाले हैं। नहीं चाची, वो तो आपको बताना ही पड़ेगा, पर आपका सच अब और चाचू से नहीं छिपेगा। अनिरुद्ध, तुम उसकी बात मत सुनो, बताओ मुझे। चाची जिस कंपनी में काम करती थी वो और किसी की नहीं, पर वो मोनाली मैथ्यूज की थी। मोनाली ने चाची को ऑफ़र दी कि चाची मोनाली जो कहे वो करेगी तो वो अथर्व मैथ्यूज के साथ काम करने का मौका देंगी। आप तो जानते हैं कि अथर्व कितना बड़ा बिजनेस फैशन डिजाइनर है। अनिरुद्ध की बात सुनकर मनीष को याद आया कि वैशाली कई बार अथर्व के साथ काम करने की इच्छा के बारे में जिक्र किया करती थी और चाची ने ऑफ़र मान ली। आप नहीं जानते कि मोनाली ने चाची से क्या क्या करवाया। आप हमारे बिजनेस शेयर खरीदने के लिए उस मोनाली ने चाची को आपसे पेपर साइन करवाने के भी भेजा था। अखिल, अनुराधा और दादिया सब सुनकर शॉक थे। उनके पीछे इतना सब हो गया और वो अब तक इस बात से अनजान थे। मनीष से अब आगे सुना नहीं जा रहा था। बस अनिरुद्ध, अब मुझसे नहीं होगा। मनीष ने अपने कान बंद कर दिए। वैशाली, तुम पैसे के लिए इतने हद तक गिर गई। मैं अपने ही परिवार से गद्दारी कर रही थी और अपने ही घर के बेटे को मारने की साजिश। अखिल जी की बात सुनकर वैशाली सिर झुकाए खड़ी थी। ये बिजनेस, पैसा, जॉब वो आज है कल नहीं है, पर परिवार हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है। पैसे हम कमाते किस लिए हैं? हमारे परिवार के लिए ही ना। अगर परिवार ही नहीं होगा, इतने पैसे क्या करोगी? अभी तुम समझ नहीं आएगा, पर जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी तब परिवार ही तुम्हारा सहारा बनेगा। ये बिजनेस नहीं। अनुराधा जी ने अपनी आंखों में आंसू के साथ कहा। हाँ चाची, कई लोग हैं जो परिवार के लिए तरसते हैं। कई माँ बाप अपने बच्चों के लिए तरसते हैं, पर आपके पास इतना बड़ा अच्छा परिवार है। आप भले ही कितना भी बुरा अनिरुद्ध को कहती हैं, पर अगर आपने एक बार भी कुछ भी अनिरुद्ध के पास मांगा होता तो अनिरुद्ध बिना सोचे आपको वो दे देता, ये मेरा विश्वास है। संजना ने वैशाली के पास आते हुए कहा। यह सब कहने की बात है संजना, अपना बच्चा ही हमें सहारा देता है। जी, आपका बेटा सौरभ, अनिरुद्ध या बिजनेस चला रहे हैं, आगे जाके इनके बच्चे होंगे वो बिजनेस चलाएंगे। जी, आपको और भाई साहब को या अनिरुद्ध, संजना और सौरभ, तुम सबको सहारा देने वाले तुम्हारे संतान होंगे। पर मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मेरी कोई संतान नहीं है, ना ही होगी। मैं आप सबसे पैसे मांगूंगी, कैसा लगेगा? मैं सिर्फ अपने आने वाला कल सिक्योर करना चाहती थी। वैशाली बोलते फूट फूट कर रोने लगी। चाची, आप सिर्फ एक बार हमें अपने बेटे की तरह माना होता तो हम आपको कभी बेटे की कमी नहीं खलने देते। जैसे चाचू मेरे लिए हैं वैसे ही आप थी। मैं कभी आपको उल्टा जवाब नहीं देता था, आपके ताने चुपचाप सुनता था, पर इस बार आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया था। मुझे माफ़ कर दो अनिरुद्ध, वैशाली ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम्हारे गुनाहों की सज़ा माफ़ी नहीं है वैशाली, अब जो फैसला करेगा वो कानून करेगा। बोलकर मनीष ने वैशाली का हाथ पकड़ लिया। चलो पुलिस स्टेशन, मैं अपने हाथों से तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। बोलते हुए मनीष वैशाली को ले जाने लगा। नहीं, प्लीज़ मनीष, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जेल नहीं जाना है। वैशाली रोते हुए मिन्नतें कर रही थी, पर मनीष उसकी बात नहीं सुन रहा था। प्लीज़ अनिरुद्ध, रोको ना तुम्हारे चाचू को। संजना, तुम तो कुछ कहो। भाई साहब, जी, चुप, आज मैं किसी की भी सुनने नहीं वाला हूँ। वैशाली को अब गुस्सा और उसने जोर से मनीष को धक्का दिया और अपना हाथ छुड़वा लिया।
अगर तुम मुझे पुलिस के पास ले गए तो वो राज अनिरुद्ध को बता दूंगी जिसे तुम लोग आज तक छुपाते आए हो, वैशाली चीखती हुई बोली। यह सुनते अखिल और अनुराधा हिल गए। दादी के हाथों से उनकी माला गिर गई। अनिरुद्ध आंखें फाड़े वैशाली को देखने लगा। मनीष गुस्से से वैशाली को घूरने लगा। अनिरुद्ध, इसकी बात पर ध्यान मत दो, मनीष ने कहा और वो जबरदस्ती वैशाली को अपने साथ ले जाने लगा। सुनो अनिरुद्ध, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था बल्कि मर्डर था, वैशाली चिल्लाई। अनिरुद्ध की तो यह सुनकर जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वैशाली प्लीज़ भगवान के लिए चुप हो जा, दादी हाथ जोड़ते हुए बोली। नहीं दादी, आज सबके सामने आ ही जाए यही बेहतर होगा, अखिल जी ने आगे आते हुए कहा। अनिरुद्ध, संजना, सौरभ, मीरा सब अखिल जी को हैरानी से देख रहे थे। अखिल जी धीरे धीरे अनिरुद्ध के पास आए और उनके कंधों पर हाथ रखा। बेटा, बहुत सालों से इस राज ने मेरी रातों की नींद छीन कर रखी थी। शायद आज के बाद मैं चैन की नींद तो सो पाऊंगा। अंकल, क्या चाची सच बोल रही हैं? अनिरुद्ध ने बोलते हुए अपनी आंखें और मुट्ठी कस ली थी। हाँ, सुनते ही अनिरुद्ध ने आंखें खोल गई। अंकल, कौन है वो जिसकी वजह से मेरे मॉम डैड मुझसे दूर हो गए? अनिरुद्ध ने भीगी पलकों के साथ पूछा। मैं। अखिल जी ने सर झुकाकर कहा। क्या? अनिरुद्ध ने हैरानी से पूछा। हाँ अनिरुद्ध, वो मैं ही हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। अनिरुद्ध ने की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहते। उसे अखिल जी पर भरोसा था कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। ऐसा ही है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध यह सुनकर गिरने ही वाला था कि सौरभ ने उसे पकड़ लिया। यह सुनकर मेरा सिर चकरा रहा है, अनिरुद्ध ने अपने माथे को जोर से दबाते हुए कहा। सौरभ ने अनिरुद्ध को सहारा देकर सोफे पर बिठाया और पानी पिलाया। जब तुम 5 साल के थे तब ये ओबराय मैंशन बहुत अलग था। इतना बड़ा नहीं था पर खुशियाँ बहुत ज़्यादा थी। तुम्हारे पापा कार्तिक ने मुझे ओबराय फार्मा कंपनी में साथ में काम करने का मौका दिया। हम दोस्त तो कॉलेज से ही थे। मैं और अनुराधा अक्सर तुम्हारे पापा कार्तिक और प्रेरणा से मिलने आया करते थे। हमारा एक और दोस्त था, तीर्थेश अग्निहोत्री। तुम्हारे पापा ने उसे भी इस बिज़नेस में हिस्सा दे दिया। पहले सब ठीक चल रहा था, हम तीनों मिलकर अच्छे से काम करते थे। फिर तीर्थेश ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने हमारी गैर मौजूदगी में लाखों का फ्रॉड किया जिसके बारे में मैं और कार्तिक दोनों नहीं जानते थे। एक दिन मैं ऑफिस में जब काम कर रहा था तब ये घोटाला मेरी नज़र में आया। उसके बाद मैंने उस बारे में पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी और फिर मुझे तीर्थेश के खिलाफ सबूत मिल गया। मैं तुरंत सबूत लेकर कार्तिक के घर जाने के लिए निकल गया। मैं गाड़ी लेकर जा ही रहा था कि तीर्थेश आकर गाड़ी में बैठ गया। उसे नहीं पता था कि उसके खिलाफ सबूत लेकर कार्तिक के पास जा रहा हूँ। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। हम ओबराय मैंशन पहुँच ही रहे थे कि तीर्थेश की नज़र पेपर्स पर चली गई। उसने मेरी जेब से पेपर्स निकाल लिए और पढ़ने लगा। पढ़ते वक्त उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। उसे अब समझ आ चुका था। वो कुछ करे उससे पहले मैंने पेपर्स उसके हाथ से छीन लिए। उसी वक्त कार्तिक और प्रेरणा तुम्हारे स्कूल बस की राह में तुम्हारे और सौरभ के साथ बाहर खड़े थे। मुझे नहीं पता था कि सौरभ भी वहाँ पर आया हुआ था। गाड़ी में मेरे और तीर्थेश के बीच हाथापाई हो गई थी। उसकी वजह से मैं गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हमारा ध्यान सामने रास्ते की जगह वो पेपर्स पर ज़्यादा था। स्कूल बस के आते ही तुम दोनों बस में चढ़ गए। कार्तिक और प्रेरणा तुम दोनों को हाथ हिलाकर बाय बोल रहे थे और पीछे की साइड से हमारी गाड़ी फुल स्पीड में आ रही थी। तीर्थेश ने एक जोर का मुक्का मेरे मुंह पर मारा और गाड़ी पर से मेरा पूरा कंट्रोल चला गया। कार्तिक और प्रेरणा दूसरी ओर मुड़ ही रहे थे कि हमारी गाड़ी उनके इतने नज़दीक पहुंच गई थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए और गाड़ी उन दोनों से टकरा गई। बोलते बोलते अखिल जी रो पड़े और ज़मीन पर बैठ गए। क्या मम्मा पापा उस पल में ही? अनिरुद्ध ने आंसू से भरी आंखों से पूछा। नहीं, मैंने ज़ोर से ब्रेक मारी और भागता हुआ उनके पास आया। तीर्थेश उसी वक्त मौका देखकर वहाँ से भाग गया पर कार्तिक और प्रेरणा दोनों को बहुत चोट लगी थी। खून भी बहुत बह रहा था पर दोनों की सांसें चल रही थी। मैं उनको हॉस्पिटल ले गया पर हॉस्पिटल पहुँचने तक हम तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाए।
पर कार्तिक को डॉक्टर की ट्रीटमेंट के बाद होश आया था। मैंने उसे जो हुआ था वो सब बताया, उससे माफ़ी भी मांगी, पर उसके बदले में उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मेरे बेटे को उसके मम्मी पापा की कभी कमी मत खलने देना और मेरा बिजनेस तुम संभाल लेना। बस ये उसके आखिरी शब्द थे और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर दी। अखिल जी के साथ वहाँ पर खड़े सब लोगों की आंखों में आंसू थे, डर था। ये सच किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अनिरुद्ध अंदर से टूट चुका था। सौरभ और संजना दोनों इस वक्त अनिरुद्ध की इस हालत को समझ रहे थे। अनिरुद्ध खड़ा हुआ और वहाँ से जाने लगा। उसके शरीर में जैसे प्राण ही नहीं बचे थे। वो जिसे सबसे बढ़कर समझता था वही अखिल अंकल के हाथों उसकी मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था, या बात उसे खाए जा रहे तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही और क्या गलत। अनिरुद्ध प्लीज़ रुक जाओ, अखिल जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पर अनिरुद्ध ने जैसे कुछ सुना ही नहीं था। वो रुका नहीं और ऊपर अपने कमरे में चला गया। अखिल जी ज़मीन पर बैठ गए। मैंने सब खो दिया, अपने अनिरुद्ध को भी खो दिया मैंने। तभी संजना ने सौरभ को इशारा किया। वो दोनों अखिल जी के पास आया और अखिल जी को सहारा देकर खड़ा किया। नहीं अंकल, इस वक्त अनिरुद्ध सदमे में है, पर वो आपसे दूर नहीं हो सकता। ये सिर्फ हादसा था, कोई मर्डर नहीं, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अंकल आप खुद को दोष मत दीजिए। मैं जानती हूँ अनिरुद्ध में भी यह समझेगा, पर अभी हमें उससे कुछ वक्त देना चाहिए, संजना ने प्यार से समझाते हुए कहा। हाँ पापा, मुझे या किसी को आपसे कोई शिकायत नहीं है, सौरभ ने कहा और अखिल जी के गले लग गया। मनीष भी आंखों में आंसू के साथ वहीं खड़ा था। वैशाली भी हैरान थी क्योंकि वो भी पूरा सच नहीं जानती थी। उसे भी उसकी गलती समझ आ रही थी कि वो जिसे मर्डर का नाम दे रही थी वो मर्डर नहीं था। मनीष भी वैशाली की ओर बिना देखे वहाँ से चला गया। अनिरुद्ध अपने कमरे में एक कोने में बैठा हुआ था। संजना अनिरुद्ध के पास आई और उसके पास बैठने ही जा रही थी कि अनिरुद्ध ने रोक लिया। ज़मीन पर क्यों बैठ रही हो संजू, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। इस हालात में भी तुम्हें मेरी फिक्र है, संजना मन में ही बोली। अनिरुद्ध खड़ा हुआ और संजू को धीरे से बेड पर बिठा दिया और जाने लगा, पर संजना ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पास बैठो, संजना के कहने पर अनिरुद्ध बैठ गया। देखो अनिरुद्ध, मैं समझ रही हूँ कि तुम अभी क्या महसूस कर रहे हो। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि पास्ट में जो हो गया उसे तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तुम भी जानते हैं और मैं भी कि अखिल अंकल की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया था, वो बस एक हादसा था। तुम प्लीज़ उन्हें गुनहगार मत समझना। नहीं संजू, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा है। मैं जानता हूँ कि अंकल कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, पर मैं उनसे इसलिए नाराज़ हूँ कि उन्होंने इतने सालों तक यह बात मुझसे छिपाई। क्या मेरा हक नहीं था सच जानने का? पर अनिरुद्ध, वो डरते थे कि कहीं तुम सच जानने के बाद उनसे दूर ना हो जाओ। वो डरते थे तुम्हें खोने से। संजू, क्या उन्हें मेरा प्यार इतना कमज़ोर लगा था? मैंने अपने मम्मी पापा से भी बढ़कर उन्हें माना है। क्या वो मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकते थे? संजना के पास अनिरुद्ध की बात का कोई जवाब नहीं था। अनिरुद्ध, जो हुआ वो भूल जाओ और आगे क्या करना है ये सोचो। हरदेव और जगदीश चंद का क्या प्लान कर रहे हैं ये सोचो। हम पास्ट के चक्कर में अपना आज और अपना फ्यूचर नहीं बर्बाद कर सकते हैं। कितनी मुश्किलों के बाद हम एक हुए हैं और अब तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। बोलती हुई संजना अनिरुद्ध के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। अनिरुद्ध अब समझ गया था कि उसे क्या करना था। वो खड़ा हुआ और जैसे बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि सामने वैशाली को देखकर रुक गया। संजना भी वैशाली को देखकर खड़ी हो गई। वैशाली आंखों में आंसू के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। चाची, आप यहाँ? अनिरुद्ध ने हैरानी के साथ कहा। अनिरुद्ध, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानती हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, पर मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधार दूँगी। प्लीज़ मुझे जेल जाने से रोक लो। वैशाली गिड़गिड़ाते हुए बोली। प्लीज़ चाची, अभी मैं इस बारे में आपसे कुछ नहीं बात करना चाहता, बोलते अनिरुद्ध जाने लगा। रुको रुको अनिरुद्ध, प्लीज़ मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी, हर एक बात बताऊंगी जो जगदीश चंद और हरदेव ने मुझसे कही है। वैशाली के मुंह से यह सुनकर अनिरुद्ध रुक गया। अगर तुम संजना को बचाना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। अनिरुद्ध संजना का नाम सुनकर
तुरंत पीछे मुड़ा। क्या आप जानती हैं? अनिरुद्ध ने वैशाली के पास आते हुए कहा। पहले वादा करो कि मुझे जेल नहीं भेजोगे। नहीं अनिरुद्ध, संजना अनिरुद्ध को रोकते हुए बोली, पर अनिरुद्ध ने जैसे संजना की बात ही नहीं सुनी दी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई जेल नहीं भेजेगा। अब बताइए कि वो लोग कल क्या करने वाले हैं? अनिरुद्ध ने तेज से कहा। उसकी बात में संजना के लिए डर था, फिक्र थी। वो कैसे भी करके अपनी संजना को सेफ रखना चाहता था। जगदीश चंद्र और हरदेव ने एक बड़ा प्लान बनाया है जिसे वो लोग कल किंजल की पार्टी के वक्त अंजाम देने वाले हैं। वैशाली ने गंभीरता के साथ कहा। कैसा प्लान चाची? वो लोग कल संजना को अपने साथ किडनैप करके ले जाने वाले हैं और तुम्हें मुझे मारने वाले हैं। या मैं जानता हूँ चाची। आप यह बताइए कि वो यह सब कैसे करने वाले हैं? अनिरुद्ध गुस्से से चिल्लाया। वो ये कुछ फ़ोटो दिए हैं। वैशाली ने घबराते हुए कहा और कांपते हाथों से फ़ोटो अनिरुद्ध को दिखाई। मुझे कहा था कि इन लोगों को मुझे पार्टी में एंट्री दिलानी है। जैसे पहले आपने किया था वैसे ही, है ना? अनिरुद्ध की बात सुनकर वैशाली चुप रही और सिर झुकाए खड़ी थी। अनिरुद्ध, पूरी बात तो सुन लो चाची की, संजना ने डांटते हुए कहा। अनिरुद्ध चुप हो गया। उनके अंदर पहुंचते ही के बाद वो लोग वेटर के कपड़े पहनकर संजना पर ध्यान रखेंगे। वो जानते हैं कि तुम संजना को अकेला नहीं छोड़ोगे, इसलिए सबसे पहले वो लोग तुम्हें अपना टारगेट बनाएंगे। मुझे यकीन था कि उन्होंने यही सोचा होगा। हाँ अनिरुद्ध, इसलिए वो पहले तुम्हारा ध्यान भटकाएंगे और फिर उसी वक्त संजना को अपने साथ ले जाएंगे। पर चाची, वो अनिरुद्ध का ध्यान भटकाने के लिए करेंगे क्या? संजना ने परेशान होते हुए कहा। वो मैं नहीं जानती, उन्होंने यह नहीं बताया था। पर वो लोग, वैशाली बोलते बोलते चुप हो गए। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो लोग क्या चाची? अनिरुद्ध ने वैशाली को हिलाते हुए कहा, जो डर के मारे मानो स्टैचू बन चुकी थी। बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। वैशाली एक ही सांस में घबराए हुए बोली। और यह सुनते अनिरुद्ध और संजना अंदर तक सहम उठे। बॉम्ब ब्लास्ट? संजना सहमी हुई आवाज़ में बोली। हाँ, उन लोगों ने मुझे कहा था कि वो मुझे सही सलामत बाहर निकाल लेंगे, इसलिए मैंने उनकी मदद करने के लिए हाँ कही थी। बोलते वैशाली रोने लगी। चाची, आप ना इस दुनिया की सबसे स्वार्थी औरत हैं। बॉम्ब ब्लास्ट जैसे घिनौने क्राइम में आप किसी का साथ देने चली थी? सीरियसली? अनिरुद्ध गुस्से से चिल्लाया। पार्टी में सिर्फ अनिरुद्ध ही नहीं, पर कितने सारे लोग होंगे। इस बम ब्लास्ट से कितनी सारी मासूम जान जा सकती है, उसका अंदाज़ा भी है आपको? और मनीष चाचू, वो भी तो होंगे ना वहाँ पर? संजना से भी रहा नहीं गया था। उसे भी वैशाली के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं जानती हूँ संजना, पर मेरा दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए ही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। नहीं चाची, आपका सच सबके सामने आ गया है, इसलिए आप यह सब बता रही हैं ताकि हम आपको पुलिस के हवाले ना कर दें। पर चाची, एक बात आप याद रखिएगा, अगर इस बार आपने और एक कोई भी चालाकी की तो एक बात समझ लेना, इस अनिरुद्ध से ज़्यादा कोई बुरा नहीं होगा। अनिरुद्ध की आंखों में खून उतर आया। उसका गुस्सा देखकर वैशाली और भी ज़्यादा घबरा गई। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगी। अनिरुद्ध, शांत हो जाओ और ये सोचो कि हमें करना क्या है। हाँ संजू, तुम सही कह रहे हो। चाची प्लीज़, आप अब जा सकती हैं। मुझे कुछ सोचने का वक्त दीजिए प्लीज़। ठीक है, बोलकर वैशाली आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। अनिरुद्ध, तुम्हें क्या लगता है, हमें चाची पर भरोसा करना चाहिए? सच कहूँ संजू, मुझे भी चाची पर भरोसा नहीं है, और अगर उनकी बातों पर मैं विश्वास करूँ भी तो ये बात समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी इवेंट में बॉम्ब ब्लास्ट करना ये कोई आसान बात नहीं है। और जगदीशन और हरदेव अभी अभी जेल से बाहर आए, वो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं? पर क्यों, उसमें रिस्क कैसा? संजना को बात समझ आई थी। संजू, तुम्हें याद है किंजल ने कहा था कि इवेंट में हमारे शहर के बड़े नेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आने वाले हैं, इसलिए सिक्योरिटी भी ज़्यादा होगी। अगर इस इवेंट में ब्लास्ट हुआ और इनमें से किसी की भी जान गई तो पूरे शहर में तहलका मच जाएगा। और जगदीश चंद और हरदेव इस वक्त अपनी इमेज सुधारना चाहेंगे, ना कि बिगाड़ना, और उनके लिए यह सब नेता ही उनके काम आ सकते हैं। हाँ, यह बात तो सही है। अगर वो पकड़े गए तो फिर उनका जिंदा रहना भी मुश्किल होगा। राइट संजू, ऐसे केस में वो लोग ज़्यादा बच नहीं सकते। तो फिर अनिरुद्ध, हम कैसे पता लगाएंगे उनका प्लान क्या है? पता नहीं,
पर मुझे इस प्लान को में कुछ तो गलत लग रहा है। जगदीश चंद बहुत शातिर है, पता नहीं उसने क्या सोचा है, पर हम वैशाली चाची की बात को भी अनसुना नहीं कर सकते। हमें हर तरफ से सतर्क रहना होगा। अनिरुद्ध, मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई और हमारा छोटू। संजना ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं संजू, मैं और तुम्हें छोटू को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अनिरुद्ध ने संजना को अपने गले लगा लिया। अब तुम सो जाओ, कल बहुत बड़ा दिन है, अनिरुद्ध ने कहा और संजना को अपनी बाजुओं में सुला दिया और एक हाथ से संजना के माथे को सहला रहा था। कुछ ही देर में संजना को नींद आ गई, पर अनिरुद्ध की आंखों से नींद कोसों दूरी थी। इस तरफ किंजल को भी एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही थी। वो मुस्कुराती हुई बाहर बालकनी में खड़ी होकर तारों को देख रही थी। उसे अभी से अगले दिन की झलक दिखाई दे रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अगले दिन जो काला साया मंडराने वाला था, उससे बिल्कुल अनजान वो खुद को स्टेज पर सबकी बधाइयाँ लेते हुए देख रही थी। करण भी अपनी खिड़की में से किंजल को देख रहा था। उसे खुश देखकर वो भी मुस्कुरा रहा था। किंजल, मुझे एहसास हो गया कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। अब तक मैं इस फीलिंग्स को इग्नोर करते आया हूँ, पर अब नहीं। अब बस इस दिन की दूरी है, एक दिन की दूरी है। कल मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूँगा। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कल तुम्हारे लिए सबसे खास दिन होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं कल सबके सामने तुम्हें प्रपोज करूँ। फिर तो कल 2 सरप्राइज़ होंगे जो सबको मिलेंगे, एक मेरा सरप्राइज और एक तुम्हारा। करण ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर गहरी नींद में सो गया। सुबह हो चुकी थी। चिड़िया की आवाज़ ही चारों ओर गूंज रही थी और अनिरुद्ध बेड पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी संजना की आँख खुली। उसने देखा तो अनिरुद्ध इतनी सुबह जाकर बैठा हुआ था। अनिरुद्ध, अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं, तुम इतनी जल्दी क्यों जाग गए? संजू, तुम सो जा, मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है? तुम रात को सोए थे या नहीं? ऐसे ही बैठे हुए सोच रहे हो? अनिरुद्ध ने कुछ जवाब नहीं दिया तो संजना समझ गई कि अनिरुद्ध सोया ही नहीं है। क्या सोच रहे हो ये बताओ मुझे। नहीं, अभी नहीं, अभी तुम सो जाओ, अब मुझे नींद आएगी। अनिरुद्ध, तुम बताओ कि क्या सोच रहे हो। मैं यह सोच रहा था कि कल जो भी हुआ वो हमें किंजल और करण को बताना चाहिए या नहीं। उनकी क्या सरप्राइज को भी हम नहीं जानते। कहीं वो दोनों सगाई तो नहीं करने वाले, और अगर ऐसा होगा तो उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन होगा। कहीं हमारी वजह से उनकी सरप्राइज़ ख़राब हो गई तो। क्या सोच रहे हो तुम? सगाई वाली बात तो है ही नहीं, बात कुछ और है, ये मैं जानती हूँ। अगर सगाई होती और वो भी करण के साथ तो किंजल उछल उछल कर नाचती और सबको बता देती। तो फिर संजू, मैं क्या करूँ? एक काम करो, करण को तो बता सकते हो ना। तो फिर करण को बता दो, किंजल को मत बताना। और वैसे भी वो आज बिजी रहेगी। हाँ, ठीक कहा, बोलकर अनिरुद्ध उठकर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? सौरभ के पास, पर अभी वो सो रहा होगा। संजना बोल ही रही थी, पर अनिरुद्ध बिना उसकी सुने चला गया। कुछ देर बाद अनिरुद्ध के रूम में संजना, सौरभ, मीरा, मोहित और करण बैठे हुए थे। माहौल बहुत गंभीर था। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब हमें क्या करने वाले हैं? सौरभ ने परेशान होते हुए कहा। अनिरुद्ध, तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? मोहित ने गंभीरता के साथ पूछा। हम वही करेंगे जो वो लोग हमसे करवाना चाहते हैं। अनिरुद्ध की बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगे। ये तुम क्या कर रहे हो अनिरुद्ध? संजना ने आश्चर्य के साथ पूछा। संजू, मैं सही कह रहा हूँ, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। जगदीश और हरदेव उनके लोगों को वैशाली चाची जरिए अंदर लाना चाहते हैं, तो हम उन्हें आने देंगे। अब हम जानते हैं कि वो लोग कौन होंगे, इसलिए हम उन पर कड़ी नज़र रखेंगे। एक टीम हम तैयार रखेंगे जो अगर बॉम्ब की सिचुएशन आए तो उन्हें हैंडल कर लेंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें पता नहीं कि वो लोग क्या करने वाले हैं। हाँ अनिरुद्ध, मैं यही सोच रहा था, पर अगर उनका प्लान कुछ आया और है तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि वो लोग क्या करने वाले हैं? करण ने सोचते हुए कहा। हमें बस यह करना है कि कुछ भी हो जाए, हमें उन लोगों पर अपनी नज़रें नहीं हटानी है, और हमें एक लड़की को बिल्कुल संजना की तरह तैयार करना होगा। अगर हमें कुछ गड़बड़ लगे तो करण और सौरभ, तुम दोनों संजू को लेकर कहीं सेफ जगह ले जाना, और संजू की जगह हम उस दूसरी लड़की को खड़ा कर देंगे। इससे उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अनिरुद्ध, यह आइडिया बहुत अच्छा है, इससे हम
उन लोगों का ध्यान भटका सकते हैं। मोहित ने सहमति जताते हुए कहा, देखो, यह जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। हम कुछ नहीं जानते कि वो लोग करने क्या वाले हैं। तुम फिक्र मत करो अनिरुद्ध, हम सब ध्यान रखेंगे और संजना का भी ध्यान रखेंगे। सौरभ अनिरुद्ध को तसल्ली देते हुए बोला, ठीक है, तो हम सब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। मीरा, तुम संजू को अकेले मत छोड़ना। और हाँ संजू, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। ठीक है। संजू उदासी के साथ बोली। और हम फिर सब अपने अपने काम के लिए चले गए। करण सिक्योरिटी की टीम अरेंज करने में लगा हुआ था, पर साथ में उसे कई ख्यालात अंदर ही अंदर परेशान कर रहे थे। क्या आज किंजल को प्रपोज करना सही होगा? इतनी ज़्यादा टेंशन है और मैं अपने बारे में कैसे सोच सकता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आज कैसे सिचुएशंस क्रिएट होने वाली है। भगवान प्लीज़ सब संभाल लेना। सोचते हुए करण ने भगवान से प्रार्थना की और फिर अपने काम में लग गया। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।